हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू के बारे में। तो टाइम वेस्ट किए बिना ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट अ फर्म प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर असर्टेनिंग द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड द बैलेंस शीट फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाता है उससे हमें नेट प्रॉफिट के बारे में पता चलता है, और जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस बिजनेस की, इसके बारे में पता लगता है। अब these are prepared with the help of trial balance which shows the final position of all the ledger। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम बात करें या फिर अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो ये किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ये प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो भी हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, लेजर अकाउंट के जितने भी बैलेंस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में शो किए जाते हैं। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। All items appearing in the trial balance are transferred either to the profit and loss account or I और टू द बैलेंस शीट। यानी कि जितनी भी आइटम होती है हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो सारी की सारी आइटम या तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डाली जाती है या फिर हमारे बैलेंस शीट में डाल दी जाती है। एज पर रूल द आइटम ऑफ रिवेन्यू नेचर आर टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द आइटम ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन द बैलेंस शीट। अब कहा गया है कि जितनी भी रिवेन्यू नेचर की आइटम होती है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डाल दी जाती है, और आइटम नेचर की जितनी भी आइटम होती है वो जितने भी कैपिटल नेचर की आइटम होती है वो बैलेंस शीट में शो की जाती है। इन अदर वर्ड, वेदर एन आइटम अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज टू बी टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और द बैलेंस शीट डिपेंड अपॉन द कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर ऑफ द आइटम। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि जितनी भी हमारे ट्रायल बैलेंस की आइटम होती है या तो वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शो की जाएगी या फिर वो बैलेंस शीट में शो की जाएगी। डिपेंड करता है उनका नेचर क्या है। अगर रिवेन्यू नेचर की आइटम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो की जाएगी, और कैपिटल नेचर की आइटम है तो बैलेंस शीट में शो की जाएगी। इफ एनी आइटम इज wrongly classified, that is if an item of revenue nature is treated as capital item or vice versa, the profit and loss account will not reveal the correct amount of profit and the balance sheet will not reflect the true and fair view of the affairs of the business। तो इसमें यही कहा गया है कि जो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी बैलेंसेज होते हैं, जितने भी अमाउंट्स रिप्रेजेंट की जाती है वो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है या बैलेंस शीट में आती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिवेन्यू नेचर की आइटम आती है, बैलेंस शीट में कैपिटल नेचर की आइटम आती है। अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कैपिटल नेचर की आइटम को डाल दिया और बैलेंस शीट के अंदर अगर हमने रिवेन्यू नेचर की आइटम को डाल दिया, यानी कि उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो अब क्या होगा कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो करेक्ट प्रॉफिट हमें शो नहीं करेगा, और जो बैलेंस शीट है वो सही ट्रू और फेयर जो है फाइनेंशियल पोजीशन शो नहीं करेगी। इसलिए हमें जो है क्लियरली अच्छे से क्या करना होता है, एंट्री को पास करना होता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू डिटरमाइन करेक्टली वेदर एन आइटम इज ऑफ कैपिटल नेचर और ऑफ अ रिवेन्यू नेचर एंड रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकॉर्डिंगली। यानी कि इसीलिए हमें बहुत ही सोच समझ के ये देखना होगा कि रिवेन्यू नेचर की आइटम कौन सी है और जो है कैपिटल नेचर की आइटम कौन सी है। देयर आर सर्टेन रूल्स गवर्निंग द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू विच शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कैपिटल और रिवेन्यू इनकम क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं यू इंकर एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम एवरी डे। ठीक है, यू बाय फूड आइटम, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक, यूटेंसिल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। सम ऑफ देम आर कंज्यूमेबल एंड सम ऑफ देम आर ड्यूरेबल। द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमेबल लाइक स्टेशनरी, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा इज derived over a short period, but in case of durable like furniture, utensil etc, द बेनिफिट स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि हम क्या करते हैं, डे टू डे में बहुत सारे एक्सपेंडिचर करते हैं, बहुत सारे खर्चे करते हैं, चाहे वो फूड आइटम हो, चाहे स्टेशनरी आइटम हो, कॉस्मेटिक आइटम हो, यूटेंसिल हो, फर्नीचर हो, कोई भी आइटम हो, हम बहुत सारे जो है डे टू डे एक्सपेंस करते हैं। अब जो हमने डे टू डे में एक्सपेंस किया वो कुछ एक्सपेंस होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं, कुछ जो होते हैं वो रिवेन्यू नेचर के होते हैं। किस पे डिपेंड करता है, यानी कि कुछ आइटम ऐसी होती है जो हम शॉर्ट पीरियड के लिए कंज्यूम करते हैं, लेकिन कुछ आइटम ऐसी होती है जिन पर हम एक्सपेंडिचर करते हैं ताकि हम उनको लॉन्गर पीरियड के लिए कंज्यूम कर सके, बहुत सालों के लिए कंज्यूम कर सके। सेम इज़ ट्रू ऑफ बिजनेस ऑल्सो। ये सेम बात बिजनेस में भी होती है। इन बिजनेस यू इनकर एक्सपेंडिचर ऑन टू टाइप्स ऑफ आइटम। सेम बिजनेस में भी दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होता है रूटीन आइटम जैसे कि स्टेशनरी वगैरह हो गई, और एक होता है फिक्स एसेट जैसे कि मशीनरी वगैरह हो गया, बिल्डिंग, फर्नीचर। उस बेनिफिट इज अवेलेबल ओवर अ नंबर ऑफ ईयर, क्योंकि जो मशीनरी
मशीनरी है, जो बिल्डिंग है, जो फर्नीचर है, वो हम 1 साल तक के लिए तो यूज़ करते नहीं है, 1 से ज़्यादा साल के लिए यूज़ करते हैं, तो वो होती है हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो चीज़ें हम 1 से कम साल के लिए यूज़ करते हैं या फिर 1 साल तक के लिए यूज़ करते हैं, जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल तक मिलता है, उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आते हैं इन अकाउंटिंग terminology. The first category of expenditure is called revenue expenditure and second one is called capital expenditure. यानी कि जो रूटीन आइटम है उसको हम revenue expenditure बोलते हैं और जो फिक्स आइटम है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेट अस नाउ स्टडी द एग्जैक्ट नेचर ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। एज स्टेटेड अबव, when the benefit of an expenditure is not exhausted in the year in which it is incurred but is available over a number of years, it considered as capital expenditure. capital expenditure वही होता है जो हमने एक्सपेंडिचर किया लेकिन जिसका बेनिफिट, एक्सपेंडिचर तो हमने एक बार किया उस आइटम को परचेज करने में, लेकिन जो उसका बेनिफिट है वो 1 से ज़्यादा सालों के लिए हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ एग्जांपल हैं जिससे हम और अच्छे से समझ सकेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट है एनी एक्सपेंडिचर which result in the acquisition of fixed asset such as land, building, plant and machinery, furniture and fixture, office equipment, copyright, etc. You should note that such a capital expenditure include not only the purchase price of fixed asset but also the expenses incurred in connection with their acquisition. यानी कि जो भी आइटम अभी हमने पढ़ी, चाहे वो लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सेस है, ऑफिस इक्विपमेंट या फिर कॉपीराइट या पेटेंट, ये जितनी भी सारी चीज़ें होती है इसको हम परचेज प्राइस पे खरीदते हैं। ठीक है, सिर्फ वही हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता बल्कि इसके रिगार्डिंग कुछ हम एक्सपेंस भी करते हैं इनको परचेज करने में। परचेज के टाइम पे इनसे रिगार्डिंग जो भी खर्चा होता है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है और ये उस प्रोडक्ट के, उस आइटम के प्राइस में एड ऑन हो जाता है। हम दस द ब्रोकरेज और कमीशन पेड इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ एन एसेट। मान लो हमने कोई भी परचेज किया, कोई बिल्डिंग परचेज की, कोई भी इक्विपमेंट परचेज किया, तो हमने उसको परचेज करने के लिए क्या दी, ब्रोकरेज दी, हमने कमीशन दी। सपोज करो हम क्या करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं, कोई फ्लैट वगैरह लेते हैं, तो जो हमें दिलवाने वाला होता है वो कमीशन चार्ज करता है, तो वो कमीशन भी उस फ्लैट के, उस बिल्डिंग के प्राइस में जो है वो एड ऑन हो जाएगी। ठीक है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। ठीक है, तो ब्रोकरेज हो गई, कमीशन होगी, पेड इन कनेक्शन विद एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, the freight and the cartage paid for transportation of machinery, the expenses incurred on its installation, the legal fees and the registration charges incurred in connection with the purchase of land and building are also treated as capital expenditure. क्या क्या चीज़ें हम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट करते हैं। फर्स्ट जो है फिक्स एसेट, जिसका यूज़ हम 1 से ज़्यादा सालों के लिए बेनिफिट उठा रहे हैं उसको। सेकंड, उस आइटम को परचेज करने के लिए जो भी हमने एक्सपेंसेस किया, ठीक है, वो कैपिटल नेचर का पार्ट है। चाहे ब्रोकरेज हमने पे की, कमीशन पे किया, फ्रेट और कैरेज पेड किया। फ्रेट कैरेज यानी कि उस, सपोज करो हमने मशीन खरीदी है, मशीन हम अपने प्लेस पे लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम उसका यूज़ करेंगे, तो वहाँ तक लाने का, शोरूम से अपने प्रीमाइसेस तक लाने का जो एक्सपेंस पे किया है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा और जो उस मशीन के प्राइस है उसी में वो एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, सपोज करो हमने कोई मशीन ली है, मशीन में जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने पे किए वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। मान लो हमने कोई बिल्डिंग परचेज़ की, लैंड परचेज़ की, तो उस बिल्डिंग को, लैंड को परचेज़ करने में कोई लीगल फीस होती है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, वो उस बिल्डिंग और लैंड की जो परचेज़ प्राइस है उसमें एड ऑन हो जाते हैं और साथ ही साथ वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि लीगल फीस पे की लैंड को परचेज़ करने में, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हमने लैंड परचेज़ की तभी हमने लीगल चार्जेस पे किए और जो लैंड है वो 1 से ज़्यादा सालों के लिए यूज़ की जाएगी, इसलिए जो है लीगल फीस भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होती है। एनी एक्सपेंडिचर इंकर ऑन अ फिक्स एसेट विच रिजल्ट इन इट्स एक्सपेंशन, substantial increase in its life, improvement in its revenue earning capacity. Improvement in the revenue earning capacity can be in the form of increased प्रोडक्शन कैपेसिटी, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज सेल्स ऑफ द फर्म। अब कहा गया और क्या चीज़ें जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होती है। देखो, हमने क्या की, कोई भी एक्सपेंशन करवाया, अपने फिक्स एसेट को एक्सपेंड करवा लिया या फिर उसकी जो लाइफ टाइम जो है वो इंक्रीज़ करवा लिया, यानी कि उसको रिपेयर वगैरह करवा के, उसको रेनोवेट करवा के। ठीक है, यानी कि जो हमारी मशीन वगैरह थी, जो फिक्स एसेट से उनकी इम्प्रूवमेंट करवाई, उनकी जो कैपेसिटी थी काम करने की उसको इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है,
अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया, और ये सारी चीज़ें जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होती है। दस द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एडिशन टू बिल्डिंग एंड द अमाउंट स्पेंड ऑन रिनोवेशन ऑफ द ओल्ड मशीन आर ऑल्सो रिगार्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि कोई भी एडिशनल हमने एक्सपेंडिचर किया उस बिल्डिंग पे, उसको रिनोवेट कराने में, कोई मशीन को नया बनाने में, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। इफ़ यू बाय अ सेकेंड हैंड मशीनरी एंड इंकर हैवी एक्सपेंडिचर ऑन रिकंडीशनिंग इट, यानी कि कोई भी एक सेकेंड हैंड मशीनरी आपने खरीदी, आपने कोई नई मशीन नहीं ली है बल्कि सेकेंड हैंड यूज मशीन ली है, उसको इंस्टॉल करवाया, उसको रिपेयर करवाया, उसकी रिकंडीशनिंग करवाने में भी बहुत खर्चा आया, इस तरीके की एक्सपेंडिचर को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट मानते हैं। सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, अल्ट्रेशन और टू एग्जिस्टिंग फिक्स असेट, कोई भी हमारे पास फिक्स असेट था, हमने कोई नया असेट्स नहीं लिया है, फिक्स असेट था, उसकी इंप्रूवमेंट करवाई, उसकी रिनोवेशन कराने में जो हमें एक्सपेंडिचर हुआ, क्यों? क्योंकि हम उसकी लाइफ साइकिल को और बढ़ाना चाह रहे थे। हमने सोचा नई मशीन लेके क्या फ़ायदा, हम इसी को रिपेयर कराते हैं, इसी को रिनोवेट कराते हैं ताकि ये 3-4 साल और निकालते हैं, ठीक है। तो हमने उसको क्या नाम दिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम दिया। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है एक्सपेंडिचर इंकर ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ माइंस एंड लैंड फॉर प्लांटेशन टिल दे बिकम ऑपरेशनल। यानी कि जब तक कोई माइन बनती है, कोई लैंड या प्लांटेशन को बना रहे हैं, उसमें जितना खर्चा आ रहा है उसके ऑपरेशन में, ठीक है, तब तक वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट रहेगा, जब तक वो पूरी तरीके से तैयार ना हो जाए बन के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ अ पेटेंट। हमने एक पेटेंट राइट लेना था। पेटेंट राइट सभी जानते हैं कि क्या होता है, एक तरीके का फिक्स असेट होता है और लॉन्ग टर्म के लिए हमें बेनिफिट देता है। तो फिक्स असेट्स पे हमने खर्चा किया, हमने एक्सपेंडिचर किया पेटेंट लेने में, पेटेंट को एक्वायर करने में। अब वो पेटेंट हमें मिल जाता है तो एक्सपेंडिचर किसका पार्ट होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। हमने एक्सपेंडिचर कर दिया लेकिन हमें पेटेंट राइट अभी तक नहीं मिला, लेकिन खर्चा तो हो गया। अब क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो पार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेटेंट जो हम ले रहे थे वो तो बहुत सारे सालों के लिए हमें बेनिफिट देने वाला था। अगर हम बात करें अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमें पेटेंट राइट मिला ही नहीं है। तो अब ये एक्सपेंडिचर क्या है, किस तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे? अगर हमें एक्सपेरिमेंट किया, हमने कॉस्ट जो है वो स्पेंड की, लेकिन हमें क्या नहीं मिला, उसका बेनिफिट नहीं मिला, तो वो उसको हम क्या मानेंगे? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये जो एक्सपेंडिचर हुआ है, जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है, ये एक्सपेंडिचर हम 1 साल का ही नहीं लेंगे बल्कि इसको राइट ऑफ करेंगे 2 to 3 ईयर्स में। इस जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको 2 या 3 सालों के अंदर इसको हम ख़त्म कर देंगे, ताकि हमें एकदम से लॉस का बर्डन जो है वो सहन ना करना पड़े। डेफिनेट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसको आगे पढ़ेंगे और अच्छे से, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद आता है हमारे लीगल चार्जेस इंकर्ड इन कनेक्शन विद एक्वायरिंग और डिफेंडिंग सूट फॉर प्रोटेक्टिंग फिक्स एसेट राइट एक्सेट्रा। कोई भी हमने क्या किया, सूट किया, केस किया, ठीक है, फिक्स एसेट को, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल चार्जेस में, तो वो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होंगे, ठीक है। ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमें पढ़ना है रिवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ज़्यादा लंबी मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो कोई इंटरेस्ट से पढ़ेगा ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।